अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, G20 के हवाले से कुछ आपके सामने चीज़ें रखनी थी। उस पे जाने से पहले दो बातें करना चाहूँगा। एक तो ये कि मैं 20 दिन अमेरिका के मुख्तलिफ़ शहरों में रहा, मुख्तलिफ़ लोगों से मिला, मुख्तलिफ़ ग्रुप ऑफ पीपल से मिला। मेरे उस हवाले से जो भी ऑब्ज़र्वेशन हैं, उनके माइंडसेट के हवाले से, भारत के हवाले से उनके कंसर्न, सनातन के हवाले से, दीगर उनके लाइफ स्टाइल और माइंडसेट के हवाले से आपसे मैं ज़ाहिर तफसील से एक प्रोग्राम करूँगा इसके ऊपर। इसके अलावा लोकल पॉलिटिक्स अमेरिका की और कई चीज़ें हैं, वो बाद में आपके सामने रखूँगा मैं। और दूसरी बात थोड़ा क्रिकेट के हवाले से भी हो जाए, वो ये कि एशिया कप के फाइनल में भारत पहुंच चुका है और पाकिस्तान को बड़ा एक आइकॉनिक मैच था, वो हिस्ट्री में सबसे बड़ी विक्ट्री भारत की पाकिस्तान के खिलाफ। देखें, बात दरअसल ये है कि क्रिकेट है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। और पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे से एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रही है, अच्छे बैटर्स हैं, अच्छे बॉलर्स हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट है ना, ज़्यादातर कमज़ोर कंट्रीज से होती है और इंडिया की क्रिकेट है ना, वो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग कंट्रीज से होती है। तो पाकिस्तान को ज़रा झटका मिला है। अब तक कोई बड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीमों से मैचेस नहीं खेले। आईपीएल के दौरान जिन जिन टीमों से खेला तो आईपीएल के प्लेयर उसमें नहीं थे। जब आपके मेन 3-4 प्लेयर ना हो तो फिर तो खैर, भारत ने ज़बरदस्त पाकिस्तान को शिकस्त दी है। आगे का पता नहीं किसका क्या पलड़ा रहे, लेकिन फिल वक्त पाकिस्तान को जो मान था कि हारिस, शाहीन और नसीम बेस्ट फुटबॉलिंग टीम है, बेस्ट बॉलिंग टीम है, और बाबर, इमाम, रिजवान, फ़खर वगैरह दुनिया के टॉप बैट्समैन हैं, तो होंगे। ठीक है, अब तक की परफॉर्मेंस इनकी कमज़ोर टीमों के खिलाफ ज़्यादा रही है। आगे पाकिस्तान का अब श्रीलंका से जो मैच है वो डिसाइड करेगा कि दोनों में से कौन फाइनल में जाएगा। असल मुकाबला वर्ल्ड कप का होगा। वर्ल्ड कप में देखा जाएगा कौन कितने पानी में है। पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग ज़रा कमज़ोर है। पाकिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स नहीं है। इंडिया के पास 5-6 हैं। मुश्किल हो गया कि किसको लें और किसको ना लें, और उसमें बैटिंग ऑलराउंडर्स भी इंडिया के पास बहुत हैं। तो इसलिए वर्ल्ड कप में थिंग्स विल बी डिफरेंट। अजीज़ दोस्तों, G20 के हवाले से मैं इतना कुछ है मेरे पास कि मैं 1 घंटे का प्रोग्राम कर सकता हूँ, लेकिन मैं शॉर्टली आपके पास आऊँगा। वो ये कि देखें, जब G20 शुरू हुआ ना, तो पाकिस्तान का मीडिया, चाइना का मीडिया फुल कैंपेनिंग पे आ गया। जी जिनपिंग तो आ नहीं रहा, पुतिन तो आ नहीं रहा, तो कॉन्फ्रेंस तो फेल हो जाएगी। शुरू होने से पहले ही इन्होंने ये प्रेडिक्शन देनी शुरू कर दी थी। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्फ्रेंस इज फिनिश्ड बिकॉज जी जिनपिंग हैज़ स्किप्ड। उसका बाजा बज गया है। कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट आने के बाद उसका बाजा बज गया है। तो ये कैंपेन से G20 की कैंपेन शुरू हुई। अजीज़ दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान का मीडिया, जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर इंडिया में बैठे हुए हैं, जो उन्होंने भी एक ज़बरदस्त कैंपेन शुरू कर दी। राना अयूब शुरू कर दिया। राना अयूब ने कि ये देखें क्या हो रहा है। अरफा खानम शेरवानी लेक्चर देने पहुंच गई कि देखें, भारत में तो डेमोक्रेसी है नहीं, और भारत में तो ये जो जमा हुए हैं सब, इनको शर्म आनी चाहिए। राना एक जगह लिखती हैं कि जितने जमा हुए हैं G20 की कॉन्फ्रेंस में, क्या इनको नहीं पता कि भारत में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। और डेमोक्रेसी और गांधी की बात करते हैं मोदी, बाहर जाके अंदर हिंदुत्व, एक्सट्रीमिज़म वगैरह वगैरह, ये इनका काम है। आपको पता है, इनको बेचारों की रोज़गार है। ये इनकी जो बाहर जाके घूमने फिरने की अय्याशियाँ इसी से मिलती हैं इनको, लग्जरी लाइफ स्टाइल। तो ये इनका काम है। कहने दें, हमने देखा कि मोदी जी ने, मतलब कोई एग्जेजरेशन नहीं,
पूरी दुनिया को फ्लैट कर दिया बिल्कुल। G20 एक इतनी सिग्निफिकेंट कॉन्फ्रेंस बन के सामने आई है, ये वाली जो इंडिया में हुई है, कि आप इसकी सक्सेस के बारे में दूर दूर तक नहीं सोच सकते। एक गेम चेंजर था चाइना का सीपेक, और सीपेक को कहा गया था कि पूरे दुनिया और ख़ास तौर पे ये एशिया का नक्शा बदल देगा। सीपेक पिछले 10 साल से पेपरों में चल रहा है, बन रहा है, पक रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अभी तक ये काशगर जो जिंगजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना का सिटी है बॉर्डर पे, काशगर से लेके ग्वादर तक एक रोड नेटवर्क पड़ी है, उसमें आधी से ज़्यादा पिछले साल के फ्लड में बह गई। कोई रेलवे लिंक नहीं बना, कोई कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ से जो बात चाइना का, जाहिर है आपको पता है, सीपेक से एक ही मकसद था, ग्वादर पोर्ट चाहिए थी अपने फौजी अड्डे के लिए। ओमान, अरबियन गल्फ, सब बिल्कुल अफ्रीका, सब करीब करीब हैं। वो स्ट्रेटेजिक जगह पे उसको एक पोर्ट चाहिए थी, उस पोर्ट तक एक्सेस चाहिए था चाइना से ग्वादर तक बाय रोड। वो एक्सेस भी मिल गया, पोर्ट मिल गई, बाकी गेम चेंजर। लेकिन प्लान था कि आगे अफगानिस्तान, ईरान से होता हुआ यूरोप तक जाएंगे। और यहाँ पे मोदी जी की टीम ने ऐसा नक्शा डाला है, किसी को अंदाज़ा नहीं था इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जो कि इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई है, जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, MOU साइन हो गया है। आप सोचें, कहीं दूर दूर तक किसी के वहमो गुमान में ये था। ये अचानक तो ये नहीं हुआ ना कि बाइडेन आया, मैक्रोन आया और ये ऋषि सुनक आया, और इधर से मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान और मोदी जी, ये बैठ के अचानक मोदी जी ने कहा यार ऐसा कर लें। उन्होंने कहा कर लेते हैं, चलो MOU साइन करो। ऐसा तो नहीं होता ना। वो $40 बिलियन का सीपेक था ना, ये आपको मैं बता दूं कि 300-400 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। जो बाइडेन ने पर्सनली इस पर इंटरेस्ट लिया है, और जो बाइडेन ने कहा है कि हम इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और उसको आगे बढ़ के देखेंगे। चाइना और पाकिस्तान की बत्ती गुम हो गई है जब से ये MOU साइन हुआ है। ये कॉरिडोर कितना ज़बरदस्त होगा देखें। एक और भी प्लान था जो काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ खबरों में आ रहा था, अभी किसी ने उसका मजाक भी उड़ाया है। वो ये था कि अंडर द वाटर मुंबई टू दुबई अंडर द वाटर टनल जाएगी, और उसमें पेट्रोल और डीजल उधर से आएगा और इधर से पानी जाएगा या कोई और चीज़, और पूरी ट्रेडिंग होगी। मैंने भी इसको कई जगहों से खबर को देखा था, और कोई इम्पॉसिबल चीज़ भी नहीं है, क्योंकि फ्रांस के शहर कैले समंदर के किनारे है, और इंग्लैंड का डोवर वो भी समंदर के किनारे। बीच में आपको पता है यूनाइटेड किंगडम जजीरा है, ये यूरोप से अटैच नहीं है। तो करीब तरीन जो इनका सी साइड है ना, वो फ्रांस और UK को मिलाने के लिए अंडर द वाटर समंदर के नीचे से टनल निकाली गई है। वहाँ से ट्रेनें चलती हैं, फ्रेट ट्रेनें चलती हैं, उस पर कंटेनर चढ़ जाते हैं, उस पर गाड़ियाँ चढ़ जाती हैं। और जो सफ़र बाय पहले फेरी चलती थी, फेरी में गाड़ी लेके हम चले जाते थे, ट्रैक्टर और ट्रक और सब चले जाते थे, हम दूसरी तरफ उतर जाते थे। पहले 1.5 घंटा लगता था फेरी में, ये 20 मिनट या 25 मिनट में पहुंचा देती है। पॉसिबल है। समंदर, उसके नीचे ज़मीन है, उस ज़मीन के नीचे से टनल निकाली जाती है। जब सऊदी अरब भी इस किस्म की कई प्लानिंग कर रहे हैं तो एक पॉसिबल है, उसके बारे में अभी कोई क्लियर नहीं आया। ये जो रूट बनाया है ना, वो ये है कि इंडिया से शिप चलेंगे, सी रास्ता होगा, समंदर का रास्ता होगा दुबई तक, फुजेरा तक। फुजेरा इमारात की एक स्टेट है, फुजेरा दुबई तक, और वहाँ से ट्रेन चलेगी। वो ट्रेन पूरे इमारात से होते हुए सऊदी अरब पूरे गुजरते हुए जॉर्डन, इज़राइल, और फिर वहाँ से शिप
तो ग्रीस यूरोप में एंटर हो गया, ग्रीस पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। अजीज दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे जेम्स बॉन्ड काम कर रहे थे, भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोवल साहब। ये खामोशी से काम करते रहते हैं, पीछे पता ही नहीं होता, कभी आप इनका नाम नहीं सुनेंगे। जयशंकर जी को आप देखेंगे मीडिया में इधर उधर, जब क्राइसिस टाइम आता है या तो तब आ जाएंगे। जब याद है कोविड में तबलीगी जमात वाला मामला हुआ था तब आए थे, अभी रिलीजियस हारमोनी के हवाले से किया, और ये पीठ पीछे कुछ प्रोजेक्ट चलाते हैं। इनके बारे में कहा गया है, आई डोंट नो कितना सही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को लाने वाले ये थे। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि अगर 2018 में मेरी गवर्नमेंट ना ख़त्म होती, 2017 में, क्योंकि नवाज शरीफ की पार्टी की गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो गया था तो उसकी जगह खाकान अब्बासी उसी की पार्टी का आया था, तो हम G20 के मेंबर बन जाते, और हो सकता है कि हम G20 समिट भी करवा रहे होते पाकिस्तान में। मेरी गवर्नमेंट तोड़ने का नतीजा देख लिया आपने। इस तरह की पाकिस्तान में कई लोग बातें कर रहे हैं। मसला यह है कि एक ख्वाब दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान, तुर्की, चाइना और रशिया मिल के एक नया अलायंस बना रहे हैं, और आप देखें दुनिया में पूरा इनकलाब आ जाएगा, ये वो। तुर्की के अरबगन ने इंडिया में बैठ के G20 की कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में अगर मौजूद हुआ तो हमें फ़ख्र होगा। अजीज़ दोस्तों, बात दरअसल ये है कि पहली बात तो आप ये देखें कि G20 के मेंबर कंट्रीज़ कौन हैं। G20 के मेंबर्स कंट्री हैं ना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, जापान, साउथ कोरिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन, बांग्लादेश, इमारात, इजिप्ट, मॉरिशस। ये कुछ गेस्ट को भी बुलाया गया था, 20 में से कुछ गेस्ट को भी बुलाया गया था। और जो 5 जो रशिया के पुतिन और चाइना के जी जिनपिंग नहीं आए थे, जबकि मैक्सिको और स्पेन अपने डोमेस्टिक इशू में बिजीनेस की वजह से नहीं आ सके थे। अजीज़ दोस्तों, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां-6वां आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, तो इतनी आबादी के हवाले से G20 में दुनिया का 5वां मोस्ट पॉपुलस कंट्री अगर नहीं है तो किसका कसूर है? पाकिस्तान से अलग होने वाला, जिसको भिखारी कहा जाता था, जिसको नंगे भूखे नंगे बंगाली कहा जाता था, वो बांग्लादेश है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। तो इसका कसूर टोटली पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस और आर्मी को, मेन तो आर्मी को है, क्योंकि पॉलिसीज तो सारी वो बनाता है। पाकिस्तान टोटली आइसोलेटेड बैठा हुआ है। हम इतने अरसे से खबरें देख रहे हैं, कितने महीने हो गए कि सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान है ना, वो पाकिस्तान आ रहे हैं और $25 बिलियन की पाकिस्तान को लोन दे रहे हैं। अब अजीज़ दोस्तों, मुझे ये बताएं कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के ऊपर से उड़ता हुआ जाता है, ऊपर हवाई जहाज से हाथ हिला के इंडिया में लैंड कर जाता है। पाकिस्तान 25 बिलियन एक्सपेक्ट कर रहा था, वहाँ $100 ऑफ बिलियन का एग्रीमेंट हो गया। आप ये देखें, इस कॉरिडोर का जो रास्ता बनाया है इन्होंने, बाय सी, फिर ट्रेन, बाय रोड भी तो हो सकता था पूरा। अगर आप इस रूट को पाकिस्तान से गुजारते, ईरान से गुजारते, तो सीधा तुर्की पहुंच जाता। आप पाकिस्तान से, ईरान से सऊदी अरब, दुबई वगैरह कभी उस ट्रेन के नेटवर्क पे जोड़ सकते थे। अब आगे चलें, सऊदी अरब से जॉर्डन और इजराइल तक ट्रेन जा रही है, तो आप तुर्की को भी शामिल कर सकते थे,
तुर्की के ज़रिए ग्रीस में घुसा जा सकता था, टोटल रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क बन सकता था, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की को माइनस करना था। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान और तुर्की दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्लाम को यूज़ करने वाली कंट्रीज बन चुके हैं। बात बात पे इस्लाम, हर चीज़ में इस्लाम, आगे आगे टेररिस्टों की भी देखें। दो बड़े टेररिस्ट ग्रुप दुनिया में हैं, एक तालिबान, एक ISIS। तालिबान पाकिस्तान ने बनाया, ISIS तुर्की ने बनाया। पीछे कौन है छोड़ें, वो तो अब लंबी बहस है ना, उस पर भी प्रोग्राम करूंगा मैं, कि पीछे तो अमेरिका है, लेकिन वो आगे आपके अलग प्रोग्राम में। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान इस काबिल नहीं है। G20 में पाकिस्तान से बहुत छोटा मुल्क है तुर्की, आबादी के लिहाज से, वो भी मौजूद था, बांग्लादेश भी मौजूद था, कितने कंट्री मौजूद थे, पाकिस्तान नहीं है। और ये अभी तो मैंने आपको खाली इस रूट का बताया है, अभी उस G20 में और जो चीज़ें हुई हैं, और आप उसमें जो बॉडी लैंग्वेज देखें, आप भारत की एक मतलब इज्जत देखें। आप मुझे ये बताएं कि ये जो मोदी जी का इंटरेक्शन होता है दुनिया के जायंट कंट्रीज़ के लीडर, जायंट इन ए सेंस पावरफुल हैं जो, उनके साथ जो इनका इंटरेक्शन का तरीका है, क्या कोई ये लीडर पाकिस्तान के साथ ऐसे मिल सकते हैं? आपने अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्रांस में, वो डोनर्स कॉन्फ्रेंस थी, इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस थी, याद होगा आपको, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान भी गए थे, मैक्रोन था उधर, और ये शहबाज शरीफ भी भीख मांगने पहुंच गए थे। वो वीडियोस भी आपको याद होंगे कि वो मोहम्मद बिन सलमान से कैसे यूं कर करके बात कर रहे हैं, कैसे मैक्रोन से रिक्वेस्टें कर रहे हैं। एक नज़र आता है कि पाकिस्तान का स्टेटस क्या है वर्ल्ड लीडर्स के सामने। और जब आप मोदी जी को मिलते देखते हैं तो ऐसे लगता है जो दो बराबर के टक्कर के बिजनेसमैन हैं, या दो कॉरपोरेट सेक्टर के लीडर हैं, दो कंट्री के लीडर हैं, दो पावरफुल पर्सन्स हैं जो मिल रहे हैं। और मोहब्बत और जो अपनाइयत और जो क्लोजनेस नज़र आती है मोदी जी और इन वर्ल्ड लीडर्स के साथ के इंटरेक्शन में, वो हमें पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। तो अजीज़ दोस्तों, ऑल इन ऑल पाकिस्तान इंतज़ार करता रह गया कि मोहम्मद बिन सलमान आएंगे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ठेंगा दिखा के निकल लिए। अब $25 बिलियन इन्वेस्टमेंट करते भी हैं, तो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि रेको डेक की जो गोल्ड माइन है, इसमें सऊदी अरब ने इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट दिखाई है। सऊदी अरब मीन्स बिजनेस। अब रेको डेक का भी मामला इतना ख़राब है कि बलूचिस्तान में इतना ज़्यादा अटैक बढ़ गया है, और फिर बलूचिस्तान से सीपेक जो इतना बड़ा गेम चेंजर था वो भी इतना फ्रूटफुल नहीं बना कि लोग उसको वो अप्रिशिएट कर सकें। तो सऊदी अरब इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अगर कहीं अच्छा प्रॉफिट नज़र आएगा तो सऊदी अरब पाकिस्तान में कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करेगा जिसका कि ना कि पब्लिक को फ़ायदा होगा, ना एम्प्लॉयमेंट होगी, ना पब्लिक सेक्टर को पैसा जाएगा, ऊपर ऊपर सारा पैसा खा लिया जाएगा। इसी तरह एयरपोर्ट बेचना है, दूसरी चीज़ें हैं, उन चीज़ों में सऊदी अरब ख़रीदारी में इंटरेस्टेड है आपके मुल्क में। आपके साथ ट्रेड रिलेशनशिप वो सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा डिसाइड कर चुके हैं कि इस रीजन में इनका दोस्त, इनका पार्टनर इंडिया है। चाइना को बहुत झटका लगा है। ब्रिक्स हुआ, उसको चाइना कोशिश कर रहा था कि ब्रिक्स में भी अपनी इम्पोर्टेंस दिखाए, लेकिन ना युआन के बारे में कोई एग्रीमेंट आया, सिंगल ब्रिक्स करेंसी के बारे में आया। चाइना की कोशिश थी कि इसकी करेंसी युआन को ब्रिक्स कंट्रीज आपस में ट्रेडिंग के लिए यूज़ करें, वो उसमें नाकाम हुआ। ब्रिक्स ने कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं दिया। अफ्रीका में रशिया और चाइना इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, लेकिन रशिया का काफ़ी बढ़ता जा रहा है। चाइना वापस देखें, चाइना के हवाले से तो मेरे पास एक पूरा प्रोग्राम है, और मेरी एक न्यूयॉर्क में एक इकोनॉमिस्ट से एक एक्सपर्ट है इशू, ख़ास तौर पे चाइना के इशू पे,
और डिटेल में उस पर मैं आपके सामने आऊँगा। चाइना का इकोनॉमिक बबल भी फटने वाला है, वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस ने चाइना की जो आगे बढ़ने की वो थी ना, वो भी ये एक बहुत बड़ा अलायंस बना है। एक तो G20 है, G20 के अंदर जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, ये आपको जोड़ता है। और इसमें जो जो कंट्रीज इन्वॉल्व है ना, आप यकीन माने स्ट्रांग है। इंडिया से शुरू होता है दुबई, इमारात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, यूरोपियन यूनियन, सारे स्ट्रांग हैं, सॉलिड फाउंडेशन हैं। पाकिस्तान की तरह बनाना रिपब्लिक नहीं, आज ये है आज वो है। और प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट नहीं है ना सऊदी अरब है। आप देखें पूरी डिजाइनिंग से वो कंट्रीज डाले गए हैं जो प्रोग्रेसिव हैं, लिबरल हैं। डिस्पाइट हैविंग मक्का एंड मदीना, सऊदी अरब बहुत तेज़ी से लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो अजीज़ दोस्तों, G20 के हवाले से पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें आपको G20 में और जो कामयाबियां मिली हैं उस पर बात करेंगे। अजीज़ दोस्तों, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कीप सपोर्टिंग